Hey everyone, welcome to this amazing channel स्टडी एंड फन विद भानु। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को करने वाले हैं, जिसका पार्ट 5 है ये। ठीक है, इसमें हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसको देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रा दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में कि द एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्या 1830 से 1848 तक के रिवॉल्यूशन क्या क्या रहे हैं, इस एज को हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस रिवॉल्यूशन में कौन कौन से कैटेगरी के लोग, कौन कौन से ग्रुप के लोग, कौन कौन से क्लास के लोग अटेम्प्ट किए थे इस ग्रुप को, इस रिवॉल्यूशन को। तो ये रिवॉल्यूशन जो था वो लेड किया गया था एजुकेटेड मिडिल क्लास में जो भी एजुकेटेड लोग थे, उसके साथ साथ मिडिल क्लास विथ कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल मिडिल क्लास जो थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया था। तो फिर उसके साथ साथ हमें और भी देखना है कि जो दो ग्रुप्स थे यूरोप के, उन्हें भी देख लेते हैं। तो टू ग्रुप्स ऑफ इन यूरोप क्या क्या था, द कंजर्वेटिव थे और जो लिबरलिज्म नेशनलिस्ट थे। तो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। द लिबरल्स वर अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स एंड द लेटर ऑन दे बिकेम द रिवॉल्यूशनरीज। पहले क्या था कि जो ये कंजर्वेटिव्स थे इनके अगेंस्ट था कौन, लिबरल्स जो थे वो कंजर्वेटिव के अगेंस्ट थे, ठीक है ना। और उसके बाद से वे बाद में क्या होते हैं, रिवोल्यूशनरीज बन जाते हैं कुछ समय बाद, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखें तो फर्दरेंस ऑफ देयर मोटिव दे 3 रिवॉल्यूशंस अकर्ड। फिर क्या होता है, उनके इस मोटिव की वजह से 3 रिवॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से रिवॉल्यूशन, वो 1813 से 48 तक होता है। तो पहला हुआ था जुलाई रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हुआ था बेल्जियन रिवॉल्यूशन। तो पहला था जुलाई रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट उसके बाद से बेल्जियन रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट उसके बाद से हुआ था ग्रीस रिवॉल्यूशन। तो पहला जुलाई रिवॉल्यूशन, फिर बेल्जियन रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद से ग्रीस रिवॉल्यूशन। तो आइए एक एक करके सभी रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन था ना, उसमें ये इन तीनों रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग इस फ्लो से देख लेते हैं। तो पहला यहाँ से हम लोग कवर करते हैं, चलिए। तो जो फर्स्ट अपहेवल इन फ्रांस हुआ था वो कब हुआ था, जुलाई 1830 में। तो ये 1 नंबर में 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट अपहेवल ऑफ फ्रांस कब हुआ था, तो 1830 में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद से ये इस्टेब्लिश किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इसने इस्टेब्लिश किया। इस अपहेवल से हमें क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मिला। कहाँ पे, उस वहाँ पे फ्रांस में, ठीक है। और लुइस फिलिप से द्वारा इसे हेड किया गया। इसको किसने हेड किया, लुइस फिलिप ने किया, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो था ब्रशल रिवॉल्यूशन हुआ। तो बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम क्या हो गया, ब्रोक अवे, वहाँ से तोड़ के वहाँ से हट गया, ठीक है ना। फिर लास्ट जो रिवॉल्यूशन था वो था हमारा द ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1832 में जो हुआ था, ठीक है। तो ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ कब हुआ था, 1832 में। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इट was an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe, Greece, and been a part of the ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो क्या हुआ था भाई, यहाँ पे जो इट वाज एन इवेंट टू मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग, इसने क्या किया था, ये एक इवेंट था जिससे क्या हुआ कि मोबिलाइज कर दिया, मोड़ दिया किसे, नेशनलिस्ट फीलिंग को, सबको आकर्षित किया किसकी तरफ, नेशनलिस्ट के फीलिंग्स को अमंग द एजुकेटेड एलाइट क्रॉस द यूरोप में जो भी एजुकेटेड लोग थे उनको क्या करता है, पूरे अक्रॉस में जो पूरे जो यूरोप में एजुकेटेड लोग होते हैं उनके अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग लाता है। कौन,
जो ये इवेंट हुआ था, ठीक है। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ग्रीस क्या था, एक पार्ट बन गया था किसका, ओटोमन एम्पायर का, सिंस द 15th सेंचुरी। और 15th सेंचुरी के समय जो ग्रीस था वो क्या बन गया था, ओटोमन एम्पायर का पार्ट बन गया था, ठीक है। फिर द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी nationalism in Europe sparked of a struggle for the इंडिपेंडेंस। तो क्या हुआ था, जो ग्रोथ हुआ था रिवोल्यूशनरी का, नेशनलिज्म का, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हुआ था यूरोप में, वो स्पार्क ऑफ हो गया, तब वहाँ पे स्पार्क हुआ ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एमंग द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। तो 1821 में ये ग्रीक के अंदर स्टार्ट हुआ था। कब, जब ग्रोथ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का यूरोप में स्पार्क शुरू हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखें, चलिए, तो नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स। तो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में वे कहाँ सपोर्ट पाते हैं, अदर ग्रीक्स से भी सपोर्ट पाते हैं। इसके साथ साथ लिविंग इन एग्जिल एंड आल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एशियन ग्रीक कल्चर। तो क्या हुआ था, वे लोग क्या रहते हैं, पहले तो उन्हें सपोर्ट मिलता है खुद के ग्रीस के लोगों से, उसके बाद से वे लोग कहाँ पे रहते हैं, एग्जिल मतलब वनवास बोल सकते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और फ्रॉम मैनी वेस्टर्न यूरोपियंस, कई वेस्टर्न यूरोपियंस के साथ हु हैड सिंपैथीज, इनके पास सिंपैथी था क्या, एशियन ग्रीक कल्चर की सिंपैथी, मतलब वो एशियन ग्रीक कल्चर की सिंपैथी को निभाते थे, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, वो भी लाउडेड हो गए ग्रीस में। और क्रेडल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट जो भी स्ट्राइक हो रहा था उसे रोकने के लिए, मतलब क्या क्या किया गया, पोएट्स और आर्टिस्ट ने लाउड किया ग्रीस के कार। और कैडल यूरोपियन सिविलाइजेशन को भी क्या किया गया, लाउडेट किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ बोला जाए तो जो इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन थे, इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, ऑर्गेनाइज करते हैं एक फंड एंड लेटर वेंट टू द फाइट। लेटर उसके बाद से वे वेंट कर देते कहाँ पे, फाइट में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से वे एक फाइट में चले जाते हैं। लेटर वेंट इनटू अ फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड फॉर ऑफ फीवर 1824। तो देखिए जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एक फ़ंड, और उसके बाद से वे चले जाते हैं एक वॉर में के फाइट में, और वो वहाँ पे फीवर की वजह से 1824 में डेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 रिकॉग्नाइज एज अ ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। तो देखिए ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ने इस ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया। किस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, एक ट्रीटी बनी जो कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1830। तो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब बनाया गया था, 1832 में। क्या करने के लिए, ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट घोषित करने के लिए इस ट्रीटी को बनाया गया, ठीक है। इसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। तो क्या था, प्राकृतिकवाद और रूमानीवाद। उसके बाद से ठीक है, रूमानीवाद। उसके साथ साथ तब पढ़ेंगे कि जो नेशनल फीलिंग कैसे आया लोगों के भी अंदर। तो देखते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रोमांटिसिज्म ये वर्ड और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है, इट इज़ अ कल्चर, ये क्या है, एक कल्चर मूवमेंट है विच सॉट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थ्रू आर्ट्स, पोइट्री, स्टोरीज, उसके साथ साथ एंड म्यूज़िक। तो ये क्या था, ये एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें क्या किया जाता है, डेवलप किया गया पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के जो भी फीलिंग होती है, नेशनलिस्ट फीलिंग को भर दिया गया किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ आर्ट के द्वारा, पोइट्री के द्वारा, स्टोरीज और म्यूज़िक के हेल्प से लोगों के अंदर क्या भरा गया, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, नेशनलिस्ट की फीलिंग आई रोमांटिसिज्म के हेल्प से, ठीक है ना।
इसके साथ साथ ये क्या करता था, शेयर्ड कॉमन हेरिटेज, इसमें इसके अंदर कॉमन हेरिटेज शेयर किया जाता था, कॉमन कल्चर्स भी थे और मिस्टिकल फीलिंग भी थे। इसके साथ साथ दे क्रिटिसाइज्ड ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। तो ये क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे जो भी ग्लोरिफिकेशन था किसका, रीजन और साइंस का, रीजन और साइंस के लिए जो भी ग्लोरिफिकेशन था उसे क्रिटिसाइज भी ये लोग करते थे। ठीक है, इसके अंदर फिर क्या हुआ, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो डेवलपमेंट था किसका, नेशनलिज्म का, वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वार से ही नहीं आया, बल्कि कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन। तो जो नेशन बनाने का आइडिया था वो किसके द्वारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, कल्चर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो क्या हुआ, जिसकी वजह से एक आइडिया आया नेशन बनाने का। ठीक है ना, तो कौन कौन सा कल्चर्स था, पहले थ्रू आर्ट के द्वारा, पोइट्री के द्वारा, स्टोरीज़ के द्वारा और म्यूज़िक्स के द्वारा भी क्या किया गया, इस नेशन को बनाने का आइडिया भी आया। ठीक है, उसके साथ साथ हाँ, तो हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, ये सभी हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, शेप कर सके नेशनलिस्ट के आइडियाज़ को और उनकी फीलिंग्स को। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जॉन गॉटफ्राइड हर्डर के बारे में। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर कौन था, ये क्या था, एक जर्मन फिलोसोफर था और गेव टू कॉन्सेप्ट, इसने दो कॉन्सेप्ट दिया था, एक डैश वॉल का और वॉल्कगिस्ट का। तो ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हमें पढ़ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, डैश वॉल क्या था, तो कल्चर कैन ओनली बी सीन एमंग कॉमन पीपल। तो डैश वॉल का मतलब ही था क्या, कॉमन पीपल। डैश वॉल का मतलब था कॉमन पीपल, जो क्या बोला गया कि जो कल्चर होता है ना, कॉमन पीपल के अंदर ही देखा जाता है कल्चर। और वॉल्कगिस्ट का मतलब था ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, नेशन का ट्रू स्पिरिट क्या कहलाता है, वॉल्कगिस्ट कहलाता है। इसके साथ साथ देखते हैं, तो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग फॉर्म्स ऑफ फोल्क कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट एंड नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग के लिए जो प्रोजेक्ट था वो इसेंशियल था क्या, कलेक्टिंग और रिकॉर्डिंग करना फोल्क कल्चर्स को, वो क्या करता था नेशन बिल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इसेंशियल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, करता रोल प्ले करता था। फिर द emphasis on vernacular local language and the collection of local folklore was used to, देखिए जो भी emphasis था वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेजेस थे, उसके साथ साथ जो कलेक्शन था लोकल फोल्कलोर का वो यूज क्या करने के लिए यूज़ किया जाता था, तो रिकवर कर सके एन एशियन नेशनल स्पिरिट। तो एशियन नेशनल स्पिरिट को रिकवर करने के लिए ये सभी जो वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेजेस में और फोल्कलोर्स थे उनको इकट्ठा किया जाता था। एंड टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। तो क्या किया जाता था इसके साथ साथ, और उसके साथ साथ ये भी कैरी कर सके कि मॉडर्न नेशनलिस्ट जो थे उन्हें मैसेज मिले और लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट, जो क्या थे, ज़्यादा इलिटरेट थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो आप देखेंगे हाउ लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट रोल कैसे लैंग्वेज प्ले करता है किसमें, नेशनलिस्ट फीलिंग लाने में। तो आइए देखते हैं। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, पोलैंड वॉज अ पार्टीशन बाय ग्रेट पावर्स प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। तो जो 18वीं शताब्दी थी उस समय पोलैंड क्या था, पार्टीशन में था, मतलब वो पार्ट उसको अलग कर दिया गया था किससे, ग्रेट पावर जो थे प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया से अलग था। ठीक है, इवन थ्रो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। तो जो इसके साथ साथ जो पोलैंड था वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया इंडिपेंडेंट टेरिटरी बन के नहीं ज़्यादा समय तक रह पाया। नेशनल फीलिंग वर कैप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज, इसी वजह से फिर अब नेशनल फीलिंग जो था वो वहाँ पे अलाइव रहा, कैसे, विद द हेल्प ऑफ थ्रू म्यूज़िक से और लैंग्वेजेस से वहाँ पे अलाइव रहा। और आगे देखें तो कारोल
1 minute, just a minute. उफ नो। हाँ, तो जो करोल करपिंस्की सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्ट्रगल थ्रू द ओपेराज म्यूजिक टर्निंग लाइक फोल्क डांसेस लाइक द पोलेनीज उसके बाद से एंड मजूरका एंड नेशनलिस्ट सिंबल। तो क्या हुआ था, देखिए करोल करपिंस्की जो था एक सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल था, ठीक है, जिसमें क्या किया था, थ्रू ओपेरास के साथ म्यूज़िक टर्निंग फोल्क डांसेस को स्टार्ट करके पोलोनीज जो थे वो क्या किया, नेशनलिस्ट सिंबल्स का भी यूज़ किया, क्या करने के लिए, आइडिया ऑफ नेशन लाने के लिए उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। पोलैंड यूज लैंग्वेजेस एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो नेशनल रेजिस्टेंस के लिए पोलैंड क्या यूज़ करता है, लैंग्वेजेस का यूज़ करता है एज अ वेपन के, जिसे क्या कर सके, नेशनल के साथ रेजिस्टेंस मतलब नेशनल को रोकने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्ट्रगल ऑफ पोलिश लैंग्वेज ओवर रशियन लैंग्वेज इन पोलैंड। तो रशियन लैंग्वेज के ऊपर पोलैंड लैंग्वेज का यूज करके क्या स्ट्रगल करना, तो इससे भी मतलब ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। फिर देखिए क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बाइशॉप्स वर पुट इन जेल सेंट इन सिबेरिया बाय रशिया अथॉरिटी रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशिया। तो क्या हुआ था कि जो लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट को फिर बाइशॉप्स को कहाँ रखा गया, जेल में रख दिया गया। ये किसके द्वारा किया गया था, और उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया रशिया के द्वारा, रशिया अथॉरिटीज़ के द्वारा, और रिफ्यूज़ कर दिया गया था रिफ्यूज़ल टू प्रीच रशिया, और रशिया को प्रीच करने से मना कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके साथ साथ देखें तो क्या हुआ था, द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो रशियन डोमिनेंस के खिलाफ जो पॉलिश थे भी एकदम एक सिंबल के तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, सिंबल्स के हेल्प से क्या ऐसा कर सके, रशियन डोमिनेंस को एकदम अपोज कर रहे थे, ठीक है। फिर अब आता है हमारा उस समय एक मैसेकर ऑफ कियोस आएगा, इजीन डेलाक्रोक्स 1824 में हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द मैसेकर एट चियोस इजिन डेलाक्रोइक्स के बारे में 1824 में जो होता है। तो ये एक फ्रेंच पेंटर थे, कौन थे ये, एक फ्रेंच पेंटर थे जो क्या कर रहे थे, जिन्होंने एक वॉज एन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर थे, ठीक है। और जिन्होंने यूज पेंटिंग बनाई थी, डिपिक्ट करते हैं इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट, विच 20,000 ग्रीक्स जो थे ना, उन्हें बोल दिया गया था क्या करने के लिए, उन्हें किल कर दिया जाएगा, किससे किल कर दिया जाएगा, ट्रोक्स ऑन द आइसलैंड ऑफ चियोस के आइसलैंड पे उन्हें मार दिया जाएगा, ठीक है। क्यों मार दिया जाएगा भाई, तो देखेंगे क्यों मार दिया जाएगा उन्हें। तो उन्हें इस वजह से मार दिया जाएगा बाय ड्रामेटाइजिंग। उन्होंने इस फिगर में ये ड्रामेटाइज़ किया कि जो इंसिडेंट था उसे फोकस किया हुआ है, और सफरिंग जो भी वुमेंस और चिल्ड्रन के द्वारा जो भी सफ़र किया जा रहा था उस समय के बारे में उसको दिखाया गया है इस फिगर के द्वारा। और उन्होंने कई अलग अलग तरीक़ों के कलर्स का भी यूज़ किया है जिससे वो अपील कर सकें और इमोशन को दिखा सकें, ठीक है। और उन्होंने इस सिंपैथी का, हमें एक सिंपैथी, ग्रीक्स के प्रति सिंपैथी जताने के लिए भी इस फिगर में इतना अच्छा ड्रामेटाइजिंग किया हुआ है। तो ये था हमारा फिगर उस समय का जो बनाया गया था डेलाक्रोक्स के द्वारा। तो ये फिगर हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो फिर अब ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो ही जाता है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं अगर आप नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं हर एक वीडियोस का। तो फिर आपका दिन शुभ रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।